नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। जरा बताइए तो, यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, क्या यह गोलाकार है, तो आप क्या कहेंगे? हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव से थोड़ी चपटी तथा मध्य से उभरी हुई है। अब यदि हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों का अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों का अध्ययन हम ग्लोब की सहायता से कर सकते हैं। तो आज हम आपकी भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 2 करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ग्लोब क्या है तथा ग्लोब पर पड़ी समानांतर और क्षैतिज रेखाओं का हमारे लिए क्या महत्व है। चलिए देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, छोटे ग्लोब या पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है तो हम सब ग्लोब पर कहाँ रहते हैं? तो हम सब पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदुओं पर ध्यान दें, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। आप देखेंगे कि ग्लोब के अंदर से होती हुई एक सुई लगी है, जिसे इसकी धुरी या अक्षरेखा कहा जाता है। इसके सहारे ग्लोब झुकी हुई अवस्था में होता है। अक्षरेखा के अंतिम बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब भी एक जगह स्थिर नहीं है। इसे उसी तरह घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार के चक्के का ऊपरी पहिया घुमाया जाता है। इस प्रकार ग्लोब को दोनों दिशाओं पूर्व और पश्चिम में घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी केवल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्लोब पर एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त किस अंश को दर्शाती है? विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। अब क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तो इसका माप होगा 360 अंश का 1/4।
तो 360 अंश का 1/4 कितना हुआ? यह हुआ 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वहां पर बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में तथा बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, उत्तर ध्रुव जो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है तथा दक्षिण ध्रुव जो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर पृथ्वी को ताप कटिबंध या हीट जोन्स में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ताप कटिबंध हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। सबसे पहले उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, अर्थात ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो भी किया उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी पर मुख्य ताप कटिबंध क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। आइए जानते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि यदि दो स्थान एक ही अक्षांश पर स्थित हों तो उनकी सही स्थिति कैसे जानेंगे। तो ऐसे में सही स्थिति जानने के लिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर दूरी देखी जाती है। जैसे आप ग्लोब पर देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतर अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर 0 हो जाती है। अक्षांशों के विपरीत सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना काफी कठिन था। तो सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनिच, जो ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित है, वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, अर्थात ग्लोब पर 360 याम्योत्तर रेखाएं दिखाई देती हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। क्या आप ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देख पा रहे हैं? ग्रिड क्या है? ग्लोब पर या किसी अन्य सपाट सतह पर आप देख सकते हैं कि ग्लोब पर अक्षांश, जो कि समानांतर रेखाएं हैं, एवं देशांतर, जो कि क्षैतिज रेखाएं हैं,
एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। अब यदि आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का यह सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। कैसे? दोपहर के समय परछाई सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना कुछ इस तरह से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। तो यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। क्यों? क्योंकि यह याम्योत्तर भारत के लगभग मध्य से गुजरती है तथा इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। आपको बता दें कि भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए
जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। जरा बताइए तो, यदि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर 2 बजे शुरू होगा तो यह मैच भारत में किस समय शुरू होगा? तो भारत के समयानुसार यह मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ साथ कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आज हमने किया ग्लोब क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, विश्व के प्रमुख ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, देशांतर रेखाओं से समय का पता कैसे लगाते हैं, मानक समय क्या होता है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश या 90 डिग्री अक्षांश? तो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर या 360 डिग्री देशांतर? सही उत्तर है प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। आपका तीसरा प्रश्न है, देशांतर अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जाती है, घटती जाती है, समान रहती है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। चौथा प्रश्न है, यदि ग्रीनिच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हैं तो भारत की घड़ियों में समय होगा रात्रि के 9:30, रात्रि के 8:30, दोपहर के 12:30 या सुबह के 9:30? इसका सही उत्तर है, यदि ग्रीनिच रेखा पर घड़ियों के समय में 4 बज रहे हैं तो भारत की घड़ियों में समय होगा रात्रि के 9:30। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180, 120, 90 या 360? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या है 90, 160, 360, 120। तो इनकी कुल संख्या है 360। अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 180 डिग्री पूर्व, 66 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व? तो भारत की मानक याम्योत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। मैं आपके लिए कुछ और प्रश्न लाई हूं, लेकिन इनका उत्तर आपको खोजना है। तो पहला प्रश्न है, ग्लोब की सहायता से पता लगाएं
कि 30 डिग्री उत्तर अक्षांश व 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कौन सा स्थान है? दूसरा प्रश्न, ग्लोब को देखकर बताएं कि कर्क रेखा विश्व के किन देशों से गुजरती है? आशा है आप जान पाए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है तथा इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी स्थान की स्थिति जानने में किस प्रकार मदद मिलती है। इसके साथ साथ मानक समय क्या है तथा किसी भी देश के लिए मानक याम्योत्तर क्यों आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।